परागी की हाल ही में शेखर के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास बरखा, ससुर अनिल और देवर ध्रुव होता है। ऐसे ही एक रोज, अरे ये तो क्या कर रहा है ध्रुव बेटा, जरा ठीक से पैक करना इसे। देख बेटा, इस काम में मुझे कोई भी आनाकानी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ माँ, वो बच्चे से ही तो पैक कर रहा हूँ मैं। अब इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ? अरे माँ जी, इन बक्सों में आप लोग ये क्या पैक कर रहे हो? अरे परागी बेटा, इसमें अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए तोहफे हैं, साथ में कपड़े और खाने के पदार्थ भी हैं। अब तेरी और शेखर की शादी हो गई है, तो मैं ये सब उसी खुशी में बांट रही हूँ। तेरे पापा जी और मैंने ये पहले ही तय किया था। वाह माँ जी, क्या बात है! ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। मैंने ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो शादी के बाद बड़ी बड़ी पार्टीज रखते हैं और बेवजह की ट्रिप में पैसे उड़ाते रहते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो माँ जी। आप तो एकदम पुण्य का काम कर रही हो। सच में माँ जी, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया बहू। लाइए देवर जी, पैकिंग करने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आपको कहीं जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, अपनी सही समझा। ओए उल्लू के पट्टे, कहाँ भागने की फिराक में है? वो कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप बैठ के काम कर, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और तू परागी, तू अपने देवर को ज्यादा लाड़ प्यार मत कर। थोड़ी सख्ती भी जरूरी होती है। अब तुम तो इसकी भाभी हो ना, और भाभी भी माँ समान होती है। परागी को अपना नया ससुराल बहुत अच्छा लगने लगता है और उनके पूरे मोहल्ले में उसके ससुराल वालों की अच्छाई के गुणगान गाए जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, माँ जी, ये पड़ोस की पूनम काकी इतना क्यों चिल्ला रही है? आखिर क्या हुआ है उनके घर पर? मुझे कुछ भी नहीं पता बहू, चल बाहर जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों बाहर आती हैं और तभी, नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे काम से मत निकालो दीदी। अरे चुप रहे तू, तुझ जैसी गरीबों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जिस थाली में खाना खाते हो उसी में छेद भी करते हो। अरे नहीं मैडम, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे 2 दिन पहले पैसे मांगे थे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना था। लेकिन उसके लिए मैं आपके गहने थोड़ी ना चोरी करूंगी। अरे झूठ मत बोल, तूने ही चुराए हैं। और तेरे अलावा हमारे घर में रोज रोज और कोई नहीं आता, इसलिए अब ज्यादा शरीफ बनने का ढोंग मत कर और दफा हो जाए यहाँ से। चोरनी कहीं की, निकल जा, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब निकलती है या धक्के मारकर निकालो। फिर पूनम गायत्री को धक्का मार देती है और वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती है। और अब बेचारी गायत्री रोते हुए अपने घर चली जाती है। गायत्री, अरे गायत्री रुक तो। ये भगवान, बेचारी गायत्री। माँ जी, पूनम काकी ने गायत्री दीदी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप तो कह रही थी कि गायत्री दीदी इस मोहल्ले में पिछले कई सालों से घर घर में जाकर काम करती हैं और हर कोई इनकी ईमानदारी और अच्छे काम की तारीफ भी करता है। तो फिर आज ये सब क्या हुआ माँ जी? अरे नालायक है वो पूनम, उसका किसी के साथ भी अच्छा नाता नहीं है और इसके गहने तो किसी और ने चुराए होंगे, लेकिन इल्जाम इस बेचारी गायत्री पर लगा रही है। फिर रात में खाने के समय बरखा ये सारी बातें अनिल और शेखर को बताती है। और तभी, बाप रे, पता नहीं ये पूनम कब सुधरेगी। तुम एक काम करो बरखा, कल के कल ही उस गायत्री को अपने घर पर बुलाओ और उसे 10,000 रुपए दे दो, ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। हाँ माँ, और आप उनसे कह देना कि अगर उन्हें और कुछ भी लगे तो हमसे आकर कह दिया करे। हाँ बेटा, मैं भी दिन भर यही सोच रही थी कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
कितने नेक विचार हैं आप लोगों के। वैसे ये बात तो हम जानते ही हैं कि चोरी गायत्री दीदी ने हरगिज नहीं की होगी। लेकिन अगर ये चोरी उन्होंने नहीं की तो पूनम काकी के घर में से गहने किसने चुराए होंगे? वही तो, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। फिर अगले दिन बरखा गायत्री को अपने घर पर बुलाती है और वो उसे पैसे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप और आपका परिवार सच में बहुत अच्छा है। अगर इस दुनिया के सभी लोग आपके जैसे बन जाए तो ये दुनिया रहने के लिए कितनी सुंदर जगह बन जाएगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है गायत्री, और हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। इंसान होने के नाते बस इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। और तुझे अगर आगे चलकर कोई भी मदद लगे तो तुम हमें बेझिझक होकर बोल सकती हो, ठीक है ना? जी जरूर। और मुझ पर इतना भरोसा करके मदद करने के लिए फिर एक बार आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब जब तू यहाँ पर आ ही गई है तो खाना खा कर जाना। अरे नहीं मैडम, रहने दीजिए ना। मैं कैसे का क्या मतलब है? अरे तू भी तो एक इंसान ही है ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे घर जाने में काफी देरी होगी। पता नहीं कब घर पहुंचेगी और उसके बाद तू खाना खाएगी। इसीलिए यहीं पर बैठकर खाना खा ले। और परागी बहू, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर इसका भी खाना लगा दे। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ मैं। धन्यवाद मैडम। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। फिर गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठकर बरखा और परागी के साथ खाना खाती है, जिस कारण उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक रोज, अरे माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है और तो और मीठे में वो चीज केक भी बनाया है। देखना, मालिनी आंटी को वो केक बहुत पसंद आएगा। क्या बात है बहू, चलो अच्छी बात है। वैसे माँ जी, मैंने मालिनी आंटी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सबसे अमीर परिवार उनका ही है। कल जब मैं बाजार से आ रही थी तब मैंने उनके बंगले को बाहर से देखा। कितना बड़ा बंगला है उनका। हाँ बहू, सही कहा तूने। वो बहुत अमीर है, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं है। हर किसी के साथ अच्छा नाता है उसका, और मेरे साथ तो और भी अच्छा। और इसीलिए आज मैंने तुझसे इतना सब बनवाया है। तेरी और शेखर की शादी में मालिनी और उसका परिवार नहीं आ पाया क्योंकि वो सब लोग लंदन गए थे। और अब तो वो तुझे पहली बार देखेगी और साथ ही तेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी खाएगी। फिर थोड़ी ही देर बाद मालिनी वहां पर आती है। ये लो परागी बेटा, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारे और शेखर के लिए ये वेडिंग गिफ्ट। बाप रे, इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स, इसमें क्या है आंटी? अरे अभी मत खोलना। जब शेखर शाम में आएगा तब दोनों मियाँ बीबी साथ में खोल देना और देखना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ओके आंटी, इस तोहफे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे परागी, तुम्हारे हाथ का बना ये चीज केक तो बहुत ही टेस्टी है। और तुम्हें पता है, मैं शहर की नंबर 1 केक शॉप से चीज केक मंगवाती हूँ, लेकिन तुमने तो उसे भी फेल कर दिया। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच आंटी। वैसे जब भी आपको ये चीज केक खाने का मन हो तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है बेटा, मानना पड़ेगा बरखा बहन, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी बहू मिली है। और एक मेरी बहू है जिसे पैसे उड़ाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे पैसों से याद आया, हमारे मोहल्ले में आए दिन कितनी चोरियां बढ़ रही है। वो 2 से 3 दिनों पहले ही पूनम के घर में भी चोरी हुई है। 50 से 60 हजार के गहने चोरी हुए हैं उसके। और उसे तो उसकी नौकरानी गायत्री पर शक हुआ, इसीलिए उसने उसे काम से ही निकाल दिया। हाँ मालिनी बहन, जानती हूँ मैं, लेकिन गायत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर वो चोरी किसी चोर ने ही की होगी, और इन सब में गायत्री का कोई कसूर नहीं है। मुझे भी यही लगता है।
क्योंकि गायत्री को हम सब लोग कितने लंबे समय से जानते हैं। शुरू शुरू में 1 से 2 सालों तक उसने तो हमारे घर पर भी काम किया था। इसीलिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो एक बहुत ही ईमानदार औरत है। पूनम ने तो उसे बेवजह काम से निकाल दिया, सच में। इसीलिए मैंने ही उसे घर पर बुलाया और उसे 10,000 रुपए दे दिए ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया और मुझे तुम्हारे परिवार का यही स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। हाँ मालिनी, अरे इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। इसीलिए हमसे जितना हो सकता है वो हमें करना ही चाहिए। सही कहा तूने बरखा, हम भी घर पर सावधानी बरत रहे हैं, तो आप लोग भी बरतिए। रात में सारे खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करके ही सोया कीजिए। मुझे तो लगता है कि जो भी चोरियां कर रहा है वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनकी कोई गैंग है। क्या कहा? हाँ बरखा, पुलिस अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे। ना जाने कब आते हैं और कब चोरी करके जाते हैं। हमारे घर में तो रसोई के पीछे एक दरवाजा है, तो हम तो बस वहीं पर ताला नहीं लगाते, लेकिन चोर वहां से आएगा ही नहीं। वो दरवाजा देखकर सबको यही लगता है कि वो बंद है, लेकिन वो दरवाजा तो हमेशा खुला ही होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर भी मालिनी बहन, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे तो अब दिन हो या रात हो, बस चिंता ही लगी रहती है। अरे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है, इसीलिए हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसे नकारात्मक विचार अपने दिमाग में तुम क्यों ला रही हो? अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। हाँ मालिनी, वो तो है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। वैसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, आप लोग तो हमारे घर वालों की जैसे ही हो, तो इसमें न्योता देने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन बस बता दे रही हूँ। परसों मेरी और अभिनव के पापा की 50वीं सालगिरह है, तो उसी की पार्टी रखी है मैंने, तो तुम्हें उसमें सहपरिवार आना है। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? हम जरूर आएंगे। मालिनी के बंगले के बगल में ही पूनम का घर होता है, पर पूनम के खड़ूस स्वभाव के कारण उसे मोहल्ले में कोई भी नहीं पूछता। और तो और मालिनी ने भी उसे पार्टी के लिए न्योता नहीं दिया होता। फिर 2 दिनों के बाद मालिनी और उसकी बहू बबीता अपने घर के सामने कचरा देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो घर में फंक्शन है और ये बेवकूफ औरत, इसने तो हमारे बंगले के सामने ही इतना कचरा फेंक दिया। मम्मी जी, मुझे तो ये लगता है कि ये सब वो खड़ूस पूनम जानबूझकर कर रही है, क्योंकि हमने इसे पार्टी में आने के लिए इनविटेशन जो नहीं भेजा, इसलिए ये उसका बदला ले रही है। उन दोनों की बातें पूनम सुन लेती है और वो उन पर चिल्लाने लगती है। क्या कहा रे तूने? अरे तुम लोग खुद को अंबानी समझते हो क्या? बड़े आए मुझे नीचा दिखाने वाले। अरे मामूली से अमीर लोग हो तुम, इसीलिए ज्यादा मत उड़ो। और अगर तुम लोग मुझे अपनी फालतू की पार्टी में नहीं बुलाओगे तो मैं क्या कहीं मर नहीं जाऊंगी। देखिए पूनम आंटी, आप ना ठीक से बात करो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्यों रे बबीता की बच्ची, क्या कर लेगी तू? सब मुफ्त का बना बनाया पैसा मिल गया ना तुझे, लेकिन उसे उड़ाने के अलावा कुछ और आता भी है क्या तुझे? गधी कहीं की। बस कर पूनम, और खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी और कहा तो, अरे तुम्हें उसे बोलने का कोई हक नहीं है। और जो तुमने ये कचरा फैलाया है वो समेटो पहले और चुपचाप उसे डस्टबिन में फेंक कर आओ, वरना जैसे को तैसा करना हमें भी आता है। हाँ, मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर आधे घंटे के अंदर आपने ये कचरा नहीं उठाया तो हम इससे भी ज्यादा कचरा आपके दरवाजे पर फेंक देंगे, समझी कि नहीं? और हाँ, रात में मेरे घर पर पार्टी है, इसीलिए उसमें मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, इसीलिए उसमें कोई तमाशा मत करना। पूनम अकेली ही रहती है और वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती है।
लेकिन अपने पति की मौत के बाद से वो सबके साथ गुस्से से ही पेश आती है और अब सबकी नजरों में उसकी छवि बस एक गुस्सैल और खड़ूस औरत की ही होती है। फिर पार्टी के समय मालिनी भाभी, धनराज भाई, सालगिरह के ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तोहफा हमारी तरफ से। धन्यवाद अनिल भाई। अरे आप लोग आए हमें अच्छा लगा, लेकिन पूरी पार्टी खत्म होने तक रहना। बरखा भाभी, अनिल भाई को जाने मत देना, क्योंकि आज तो पार्टी देर तक चलने वाली है। जी जरूर। सभी पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से शेखर बाहर चला जाता है और उसे देखकर परागी भी उसके पीछे चली जाती है। अरे ये शेखर तो घर जा रहा है, लेकिन इस वक्त क्यों जा रहा है वो? पता नहीं अब क्या रह गया घर में। ये भी ना, सच में पागल है। इसके पास तो घर की चाबी भी नहीं है, क्योंकि उसी ने मुझे चाबी दी थी। भुलक्कड़ कहीं का। लेकिन परागी ये देखकर हैरान होती है कि शेखर के पास घर की एक और चाबी है और वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है। फिर परागी भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और वो उसे दूर से ही देखती है कि शेखर किसी बैग में अपना कुछ सामान बांध रहा है। और ये क्या? ये शेखर ऐसे बीच पार्टी से निकलकर यहाँ आकर बैग क्यों भर रहा है? आखिर इसे कहाँ जाना है? इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे शेखर, ये तुम क्या पैक कर रहे हो? और बस ये करने के लिए तुम पार्टी छोड़कर आ गए? अरे परागी, तुम यहाँ पर? हाँ शेखर, मैंने तुम्हें पार्टी छोड़कर बाहर जाते हुए देखा और जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो देखा कि तुम तो हमारे घर की तरफ जा रहे हो और चाबी तो केवल मेरे पास ही थी। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि तुम्हारे पास भी हमारे घर की एक्स्ट्रा की चाबी है। लेकिन ये बात तो तुमने मुझे कभी नहीं बताई। अरे इसमें बताने जैसी क्या बात है? वो मैंने इमरजेंसी के लिए बनाकर रखी है और मैं यहाँ मेरी बैग पैक करने आया हूँ। वो लास्ट मिनट पर ही डिसाइड हुआ कि अब मेरी एक बिजनेस ट्रिप है और मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। क्या? बिजनेस ट्रिप? अरे ऐसी कौन सी बिजनेस ट्रिप है ये जो ऐसे एंड मोमेंट पर बनाई जा रही है? जाने से पहले तुम लोग ठीक से प्लानिंग नहीं करते क्या, जो ऐसे अचानक से निकल रहे हो? हाँ परागी, तुम्हारी बात एकदम सही है। दरअसल ये ट्रिप हमारी नेक्स्ट मंथ होने वाली थी, लेकिन अब लास्ट मिनट पर बॉस का कॉल आ गया कि हमें आज रात ही फ्लाइट से निकलना होगा। इसलिए मुझे बीच पार्टी में से यहाँ आना पड़ा और तुम सब लोग तो पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम चारों को बताए बिना ही निकलता हूँ, वरना जाते जाते मुझे देरी हो जाएगी। ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि परसों संडे है तो हम दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा ये काम तो हर बार की तरह हमारे प्यार के बीच में आ जाता है, मानो जैसे ये हमारा दुश्मन बन गया है। अरे जब से शादी हुई है हम कहीं घूमने भी नहीं गए, ना ठीक से एक साथ समय बिता पाए हैं। कहने को तो लव मैरिज हुआ है हमारा, लेकिन मुझे हमारी शादी किसी अरेंज मैरिज से कम नहीं लग रही। आई एम सॉरी परागी, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? काम के प्रेशर के चलते मैं थक जाता हूँ, इसीलिए घर आकर भी तुम्हें समय नहीं दे पाता। हाँ शेखर, मैं समझ सकती हूँ, और सच कहूँ तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। चलो अब जल्दी से तैयारी करो और निकलो। लेकिन एक मिनट, तुमने मेरे बगैर ही पैकिंग कर दी। जरा मैं भी चेक कर लेती हूँ कि तुमने सब सामान ठीक से पैक किया है कि नहीं। लाओ, दिखाओ मुझे बैग। अरे नहीं नहीं। अरे इसमें नहीं बोलने की क्या बात है, मैं फटाफट से चेक कर लूंगी ना। अरे ऐसी बात नहीं है बाबा, मैंने सब कुछ ठीक से ही पैक कर लिया है और ट्रिप तो बस 2 दिनों की ही है, इसलिए ज्यादा सामान भी नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम बाकी घर वालों को इन्फॉर्म कर देना। वैसे मैं भी उन्हें समय मिलते ही कॉल कर दूंगा। ठीक है शेखर, जैसा तुम कहो। फिर शेखर जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी है।
शादी के पहले जब हम दोनों 6 महीने के अफेयर में थे, तब तो ये आदमी एकदम अलग था। और शादी के बाद तो ये एकदम अलग हो गया है। अजीबोगरीब हरकतें करता है। खैर, उससे भी अब मैं क्या कहूँ। वो बेचारा तो अपना करियर सेट करने के पीछे इतनी भागदौड़ कर रहा है। हे भगवान, मेरे पति को खूब तरक्की दे दो। जब बाकी घर वाले पार्टी से वापस लौटते हैं, तभी परागी सबको शेखर की बिजनेस ट्रिप के बारे में बताती है। फिर अगले दिन, अरे देवर जी, शेखर का तो कॉल ही नहीं लग रहा और ना ही उसने मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई दिया है। आपसे कोई बात हुई क्या उसकी? मैंने माँ जी और पापा जी से भी पूछा, उनकी भी शेखर से कोई बात नहीं हुई। नहीं भाभी, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई भैया की। शायद उन्हें वहां पर बहुत काम होगा और इसी के चलते उन्हें वक्त नहीं मिला होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रिप पर घूमने थोड़ी ना गए हैं, काम के सिलसिले में ही गए हैं ना। हाँ, वो तो है। वैसे देवर जी, ये घड़ी तो बहुत ही महंगी है ना, तो ये आपके पास कैसे आई? आप तो अभी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो माँ जी या पापा जी ने गिफ्ट की है क्या? अरे नहीं भाभी, ये घड़ी मुझे मेरे दोस्तों ने दी है, वो भी बर्थडे गिफ्ट। वो अगले महीने मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए। अच्छा, लेकिन फिर भी देवर जी, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें इतनी महंगी घड़ी दी? हाँ भाभी, अब मेरे दोस्त तो है ही ऐसे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर मैं ही तो हूँ जो पूरे कॉलेज की आन बान और शान हूँ, और सबने कंट्रीब्यूट करके ही मुझे ये गिफ्ट दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन आपका बर्थडे तो अगले महीने है ना, तो फिर उन्होंने आपको गिफ्ट 1 महीना पहले क्यों दिया है? ऐसे ही, वो प्री बर्थडे गिफ्ट दिया है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। बाय। ठीक है देवर जी, बाय। देवर जी ने जो घड़ी पहनी थी, वो करीबन 15 से 20 हजार की थी, और इतनी महंगी घड़ी उन्हें उसके दोस्तों ने गिफ्ट की है। कमाल है। काश मेरे पास भी ऐसे दोस्त होते। लेकिन अफसोस, सबके सब एकदम कंजूस और मक्खी चूस है। फिर 2 दिनों के बाद जब शेखर बिजनेस ट्रिप से लौटता है, तभी, ये देखो परागी, मैंने तुम्हारे लिए ट्रिप से ये सब लाया है। नहीं शेखर, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और सच कहूं तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे इन 2 दिनों में तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें 50 बार कॉल किया होगा। अरे सॉरी ना बाबा, पर मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना। मैसेज? सीरियसली शेखर, मैसेज से क्या होता है? देखो परागी, मुझे सच में टाइम नहीं मिला, और रात में जब मैं फ्री हो जाता तब तुम सोई रहती, और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करके परेशान नहीं किया। अब सारा दिन घर के काम करके तुम भी थक जाती होगी ना, इसीलिए। लेकिन मेरी जान, मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो। कर दिया मैंने तुम्हें माफ। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं, और अचानक से एक रोज मोहल्ले में रह रहे मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के घर में चोरी हो जाती है, जिस कारण वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। सत्यानाश हो उस चोर का। टीवी, फ्रिज, तिजोरी के पैसे और गहने, सब के सब चोरी हो गया है हमारा। अरे हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन रवीना भाभी, ये सब कैसे हुआ, और आप लोग कहाँ पर थे? अरे अनिल भाई साहब, मैं और तेज 3 दिनों के लिए गांव गए थे। तेज के चाचा जी का देहांत हो गया था ना, इसीलिए। और अब आए हैं तब पता चला हमें कि ये सब हुआ है। अरे तेज भाई साहब, आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी ना। जब आपको पता था कि हमारे मोहल्ले में आए दिन इतनी चोरियां बढ़ रही हैं, तो आपको ठीक से ताला लगा कर जाना चाहिए था। वही तो। अरे बर्बाद हो गए हम। हमारे सारे जमा किए हुए पैसे चोरी हो गए हैं। पहले ही मेरा बिजनेस में इतना लॉस चल रहा है, और अब मुझे अर्जेंटली 10,000 रुपए की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। अरे तेज अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम आपको पैसे दे देंगे।
अरे नहीं शेखर बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एकदम सही कह रहा है शेखर। तेज भाई साहब, आप मुझे अपना छोटा भाई कहते हो ना, तो प्लीज हमें मदद करने से मत रोकिए। और हाँ, एक बार पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो लोग जांच पड़ताल शुरू कर दें। ठीक है अनिल भाई साहब, सच में पड़ोसी हो तो आप जैसा। इस मोहल्ले में जो भी मुसीबत में होता है, उन लोगों की मदद के लिए आप लोग सबसे पहले पहुंच जाते हो, बिल्कुल किसी अपने की तरह। माना कि हम पड़ोसी हैं, लेकिन है तो एक परिवार के जैसे ही ना, क्यों रवीना भाभी? जी भाई साहब, सही कहा आपने। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ती चोरियों के कारण पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर शेखावत अब पहले से भी ज्यादा गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए मिस्टर खन्ना, आप निश्चिंत रहिए। हम अपनी तरफ से पूरी तहकीकात कर रहे हैं। हम लोग उस चोर का पता लगा ही लेंगे जो इस मोहल्ले में पिछले कई दिनों से चोरियां कर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी आप सभी लोग हर वक्त सावधान रहिए। जो भी चोरी कर रहा है वो बहुत शातिरा है। उसने एकदम अच्छे से छानबीन की है और तभी अपना काम कर रहा है वो, वरना तो हम चोर को एकदम आसानी से पकड़ लेते। और हाँ अनिल जी, आप सबकी इतनी मदद करके वाकई में बड़ा नेक काम कर रहे हो। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। बस आप उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए ताकि हम सब चैन से रह सके। और अब तो हर वक्त हमें यही डर लगा रहता है कि अगला घर कहीं हमारा ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अनिल जी। अच्छा सोचिए, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको किसी पर शक हो तो तुरंत हमें बता दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम बता देंगे आपको। ऐसे ही एक रोज जब मोहल्ले की सारी औरतें सब्जी लेने इकट्ठा होती हैं, तभी अरे मालिनी बहन, आज आप सब्जी लेने आई हो? क्यों रवीना बहन, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर पर तो कितने नौकर चाकर है, तो उनके होते हुए भी आप सब्जी खरीदने आई हो, इसलिए मैंने ऐसे बोला। माना कि मेरे घर पर नौकर चाकर है, लेकिन फिर भी मुझे सब्जियों की खरीदारी खुद से ही करना पसंद है। उन नौकरों के भरोसे तो मैं कोई सब्जी नहीं ले सकती। उनका बस चले तो कुछ भी उठाकर ले आए। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। और मुझे आपका यही स्वभाव बहुत पसंद है मालिनी बहन, कि आप अमीर होने के बावजूद भी एकदम साधारण जीवन जीना पसंद करती हो, और आप में तो कोई घमंड भी नहीं है। जी शुक्रिया बहन। अरे वो देखो, पूनम जा रही है और उसने तो अब अपने गले में सोने की चेन पहनना शुरू किया है। और तो और वो आजकल रोजाना नए कपड़े भी पहनने लगी है। पता नहीं आखिर क्या माजरा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। उसके घर पर तो बहुत ही बड़ा स्मार्ट टीवी भी आया था कल। और तो और उसने अपने लिए एक नई स्कूटी भी ली है। उसी पर सवार होकर वो अपने ऑफिस भी जाती है। क्या बात कर रही हो मालिनी बहन? आपको ये सब कैसे पता चला? अरे जाहिर सी बात है, वो मेरे घर के सामने ही रहती है, तो मुझे पता तो चलना ही था ना। क्या आप भी रवीना बहन कुछ भी पूछती हो? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि वो अकेली रहती है और अपने लिए कुछ अच्छा कर रही है। वो तो है, मगर दूसरों के साथ भी थोड़े अच्छे से रह लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका। जब देखो तब सबके साथ मुंह सड़ाकर बात करती है वो। और नहीं तो क्या, उसने अपनी नौकरानी गायत्री के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो मुझे उस पर और गुस्सा आ रहा है। बिना किसी सबूत के उसने उस बेचारी को काम से निकाल दिया। वो तो भला हो भरका बहन का, जो इन्होंने उसकी मदद की। अब जाने दीजिए ना मालिनी बहन, अब पूनम के साथ भी अतीत में कितना कुछ बुरा हुआ है। वो बेचारी तो अपने पति के मौत के बाद से ऐसी हो गई है, वरना वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उस पर दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं उस पर दया नहीं खा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि उसने गायत्री के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब उसका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, तो हम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं।
इससे अच्छा तो यही होगा कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। पर एक बात पर आप दोनों ने गौर फरमाया क्या? जहां मोहल्ले में इतनी चोरियां हो रही हैं, वहां पर ये पिछले कुछ दिनों से इतना सब सामान खरीद रही है, गहने पहनकर घूम रही है, रोज रोज नए कपड़े भी पहन रही है। कहीं सारी चोरियां इसने तो नहीं की? अरे नहीं रवीना बहन, हम में से किसी पर भी शक नहीं कर सकते। हाँ, और चोरी तो उसके घर पर भी हुई है ना, तो वो खुद थोड़ी ना अपने घर पर चोरी करेगी। बस भगवान करे कि वो जो भी नालायक चोर हो, उसे पुलिस जल्द से जल्द रंगे हाथ पकड़ ले। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब तो हर समय बस दहशत का माहौल बना रहता है, और अब हमारे मोहल्ले में वो पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। वही तो, अब हमारे घर पर भी कितनी बड़ी चोरी हुई। ना जाने किसकी नजर लगी है हमारे मोहल्ले को। मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को अपने घर के आगे एक एक नजर बट्टू लगा देना चाहिए। अब एक वही है जो हमें इन चोरों की बुरी नजर से बचा सकता है। ऐसे ही एक रात जब परागे को प्यास लगने पर वो रसोई में पानी लेने जाती है, तभी वो देखती है कि ध्रुव और अनिल दोनों घर के अंदर आ रहे हैं। पर ये क्या? देवर जी और पापा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रात के 2 बजे हैं और ये लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कहाँ पर गए होंगे? देवर जी, पापा जी, अरे आप दोनों रात के 2 बजे कहाँ से आ रहे हो? और क्या हुआ है? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वो भाभी, दरअसल। अरे अब बताइए अभी कि आखिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि मेरे दोस्त मनमोहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब उसके घर पर तो उसे देखने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए मुझे ही उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। और इतनी रात गए मैं अकेला वहां पर कैसे जाता? इसीलिए मैं ध्रुव को भी साथ लेकर चला गया। हम दोनों तो 12 बजे ही निकल गए थे। हाँ भाभी, अब भैया तो दिन भर ऑफिस के काम से ही थक जाते हैं, और कल मुझे कॉलेज को छुट्टी है, इसीलिए पापा साथ में मुझे लेकर गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे अब कैसी है उनकी तबीयत? हाँ, अब ठीक है वो। अगले 24 घंटे तक डॉक्टर उसे एडमिट रखेंगे ताकि उसे ठीक से मॉनिटर कर सके। फिर उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज दिया जाएगा। चलो अच्छा है। हाँ बेटा, वैसे तुम इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही हो? सोई नहीं क्या? मैं तो सोई ही थी, लेकिन अचानक से मेरी आँख खुल गई और प्यास भी लगी थी, और कमरे में रखा हुआ जग खाली था, इसीलिए पानी लेने के लिए उठी थी मैं। फिर देखा कि आप दोनों बाहर से आ रहे हो। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। हाँ पापा जी, आप दोनों भी सो जाइए। फिर अगले सुबह पता नहीं ये सब कैसे हो गया, हमारे घर में रखा हुआ 10 लाख का शोपीस चोरी हो गया। क्या कहा? 10 लाख का शोपीस? बाप रे! लेकिन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं रवीना बहन, मैं जानती हूँ मम्मी जी कि उस पूनम ने ही चोरी की है। पिछले कई दिनों से वो कुछ ज्यादा ही अमीर दिख रही है। नई स्कूटी ले ली, नया टीवी भी ले लिया, और तो और वो रोज रोज नए कपड़े भी पहनती है, वो भी एकदम ब्रांडेड। आखिर इतना सारा पैसा उसके पास अचानक से कहाँ से आया होगा? मुझे भी अब वही लग रहा है। इतने दिनों से हमारे मोहल्ले में जो चोरियां हो रही है, उसके पीछे उस पूनम का ही हाथ है। देखिए मालिनी बहन, आप मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बहू एकदम सही कह रही है। लेकिन रवीना बहन, हमारे पास क्या सबूत है कि वो सब चोरी पूनम ने ही की है? और मालिनी बहन, आपके बंगले के बाहर तो वॉचमैन रहता है, तो फिर ये चोरी कैसे हुई? अरे 2 दिन से वॉचमैन छुट्टी पर है, और बिजनेस के सिलसिले में धनराज जी और मेरा बेटा सोहम दोनों भी घर के बाहर कल रात को ही निकल गए, इसीलिए घर में तो बस मैं और बबीता ही थी। हे भगवान, उस चोर ने पूनम के साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर शेखावत आ ही रहे होंगे, देखना, उसे तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। पूनम बबीता की सारी बातें सुन लेती है और वो गेट पर आकर उन पर चिल्लाने लगती है।
अरे अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करना। ये डरपोक लोगों की तरह पीठ पीछे मेरे बारे में क्यों बात कर रही है तू? अरे चुप हो जा, चोरनी कही की। अरे चुप कर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं जो भी खरीदती हूँ वो सब अपने पैसों से खरीदती हूँ, और ये मेरी मेहनत का पैसा है, चोरी के पैसे नहीं है वो। इसीलिए खबरदार, जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि असल में चोरी किसने की है। इंस्पेक्टर और उनकी टीम चोर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। देखिए धनराज जी, हमने अपनी तरफ से सारी तहकीकात कर ली है, लेकिन चोर का पता नहीं लगा पाए हम, ना जाने क्यों। लेकिन ये ऐसी पहली केस है जिसमें पहेलियां सुलझने की जगह बस उलझती जा रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता। चोर का जल्द से जल्द पता लगाइए। आज तक इस मोहल्ले में कई चोरियां हुई है, लेकिन उन सब में हमारी चोरी सबसे बड़ी है। हमारा तो पूरे 10 लाख का शोपीस चोरी हुआ है। जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए और हमें थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शेखावत जब उस मोहल्ले की तलाशी ले रहे होते हैं, तभी उन्हें एक दुकान के बाहर सीसीटीवी दिखाई देता है, जो मालिनी के बंगले के पीछे की तरफ होता है। ये तो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन आज से पहले हमारी नजर इस पर क्यों नहीं गई? और इस कैमरा में तो धनराज जी के घर के पीछे का एरिया ठीक से दिखाई भी देता होगा। और चोर अगर चोरी करेगा तो ज्यादातर चांसेस पीछे की तरफ से ही चोरी के होंगे, क्योंकि आगे की तरफ से तो मोहल्ले के सभी घर होते हैं। फिर जब इंस्पेक्टर उस दुकान वाले की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तभी वो उसमें कुछ ऐसा पाते हैं जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। फिर वो फुटेज वो धनराज और उसके परिवार को दिखाते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? इसका मतलब चोरी अनिल अंकल और उनके बेटे शेखर ने की है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये लोग तो पूरे मोहल्ले में अपनी अच्छाई के लिए कितने प्रसिद्ध हैं, और आज इन्होंने ही चोरी की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ धनराज जी, क्योंकि ये सब देखकर मैं भी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अनिल और उसका परिवार अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता है। पर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। पता नहीं ये सब उन्होंने क्यों किया, लेकिन उनके परिवार से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अब तो मुझे पूरा शक है कि इससे पहले की भी सारी चोरियां अनिल और उसके परिवार ने ही की होगी। इस वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अनिल और उसका बेटा दोनों भी बंगले के पीछे के रास्ते से एक बड़े से बॉक्स में कुछ लेकर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब बिना किसी देरी के उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए और डाल दीजिए जेल की सलाखों के पीछे। अरे हम तो खामोखा उस पूनम पर शक कर रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप अनिल और उसके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिर इंस्पेक्टर शेखावत अनिल के घर पर उसे और उसके बेटे को गिरफ्तार करने आते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे भाई और पापा को छोड़ दीजिए। उन्होंने चोरी नहीं की है। आप चाहो तो पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए कि हमारा परिवार कैसा है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बस करो शेखर, ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि तेरा और तेरे परिवार का झूठा चेहरा सबके सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये चोरी इन्होंने ही की है। फिर सभी लोग वो वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये क्या, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, पापा जी और देवर जी ने कुछ भी नहीं किया है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे परिवार को अच्छे से जानते हो। आपने ही कितनी बार मेरे पापा जी की तारीफ भी की है, तो फिर आप इस वीडियो पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकता, ये वीडियो झूठी थोड़ी ना है। देखो पर आगे, हम पुलिस वाले हैं और ये कोई फैब्रिकेटेड या एआई वाली वीडियो नहीं है। ये एक असली ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है। और इतनी रात गई ये दोनों बाप बेटे वहां पर क्या कर रहे थे?
और तो और इनके हाथ में ये बड़ा सा बॉक्स भी है और उनके घर पर भी 10 लाख का शोपीस चोरी हुआ है। और ये वीडियो तो साफ साफ यही दर्शाता है कि इनके हाथ में जो बॉक्स दिख रहा है उसी में शोपीस है। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जेल में बंद मत कीजिए। हम शरीफ घराने के लोग हैं और हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम बहुत संतुष्ट हैं। हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है। पता नहीं एक वीडियो के चलते आपने इन्हें गुनहगार कैसे मान लिया। देखिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब आगे जो भी बात होगी वो सीधे पुलिस थाने में होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, फिर इंस्पेक्टर शेखावत उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। फिर बाद में परागी और शेखर ध्रुव और अनिल से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। और भैया, हमें इस जेल से बाहर निकालिए। हमने कुछ भी नहीं किया है। चिंता मत कर ध्रुव, मैं तुझे और पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सच में परागी बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया है। तुम जानती हो ना, कल रात तो हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल मिलने गए थे और वापस 2 बजे लौटे। हाँ, ये बात सच है कि हम उनके बंगले के पीछे के रास्ते से गए थे और हमारे हाथ में बॉक्स भी था। लेकिन पापा जी, आप दोनों उस रास्ते से गए ही क्यों? और आपके हाथ में जो बॉक्स था उसमें क्या था पापा जी? जब आपको हॉस्पिटल जाना था तो आप वहां पर बॉक्स लेकर क्यों गए थे? क्योंकि उस बॉक्स में ढेर सारा कूड़ा कचरा था। क्या? हाँ बेटा, तुम कल शाम से बाहर गई थी और देर रात वापस आई, इसीलिए शायद तुम्हें ये बात पता नहीं। लेकिन कल रात को ध्रुव और मैंने मिलकर हमारे घर के पीछे के इलाके की अच्छे से सफाई की थी और सारा कचरा वहीं से निकाला और एक बड़े से बॉक्स में भर दिया। हाँ भाभी, और फिर कल रात को जब हमें सिटी हॉस्पिटल जाना था तो हमें उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से डंपिंग ग्राउंड है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो अभी कचरा फेंक देते हैं। इसलिए हमने साथ में वो बॉक्स भी ले लिया। हाँ परागी बेटा, और ये बात हमने पुलिस को भी बताई, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अरे हम कोई बेवकूफ नहीं है, हमें सब समझ आता है। अरे ऐसे ही तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया है। हमने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और उस रात उस जगह पर तुम दोनों ही गए थे और वहां पर 5 मिनट तक रुके थे। हाँ, ये बात सच है कि हम उस जगह पर 5 मिनट तक रुके थे क्योंकि मुझे उस जगह पर एक फोन आ गया था, इसीलिए मुझे वहां पर रुककर बात करनी पड़ी। कमाल है, रुककर फोन पर बात करने के लिए तुम्हें वही जगह मिली थी क्या? देखिए, ये सारे झूठे बहाने किसी और को देना, क्योंकि हमने रात से लेकर सुबह तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और रात भर वहां पर कोई नहीं गया था सिवाय तुम दोनों के, और तुम दोनों तो वहां पर बॉक्स के साथ गए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि वो चोर पीछे के रास्ते से नहीं बल्कि आगे के रास्ते से घर में घुसा हो। अगर आपके पास कोई आगे के रास्ते वाली फुटेज हो तो एक बार उसे चेक कर लीजिए। अफसोस की बात है, लेकिन घर के आगे का हिस्सा देखने के लिए वहां आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। लेकिन धनराज जी और उनके परिवार का ये कहना है कि वो चोर पीछे के रास्ते से यानी रसोई के दूसरे दरवाजे से ही घर में घुसा होगा, क्योंकि आगे के दरवाजे वो लोग लॉक करके सोते हैं। और अनिल जी, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब भी वक्त है, अपना गुनाह कबूल कर लो और बता दो कि वो शोपीस कहाँ पर है। और ये भी बता दो कि इससे पहले मोहल्ले में जितनी भी चोरियां हुई है उनमें तुम्हारा हाथ है या किसी और का हाथ है। बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जो मन में आए वो बोले जा रहे हो आप। अगर आपको आपके सारे सबूत सही लगते हैं तो आप अपनी मनमानी करते रहिए, लेकिन हम फिर भी इसी बात पर अड़े रहेंगे कि हमारे घर वाले चोर नहीं हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, चाहे भगवान जी भी नीचे आकर मुझे कह दे कि पापा जी और देवर जी ने चोरी की है,
तब भी मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी। जिसने भी चोरी की है उसने बहुत सोच समझ कर की है, ताकि उस पर कोई इल्जाम ना जाए। आप परागी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और आप दोनों चिंता मत कीजिए। चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई की जीत हमेशा होकर ही रहती है। और मैं आप दोनों को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। और इसके लिए मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। अगर मैं इसमें असफल हो गई तो आप इन्हें जो सजा देनी है वो दे सकते हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माना कि आपको सबूत मिले हैं, लेकिन मैं सच की तह तक जाऊंगी और उस चोर का पर्दाफाश तो करके ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, दे दी तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत। लेकिन अगर तुम 1 हफ्ते में इन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो इन्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। परागी और शेखर वहां से निकल जाते हैं और मोहल्ले में आते समय उन्हें मालिनी मिलती है। अरे नालायकों, तुम जैसे लोगों को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छे बनने का ढोंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? कितने गिरे हुए लोग हो तुम। मालिनी आंटी, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपकी क्या स्थिति है, लेकिन बस एक हादसे के कारण आपका और पूरे मोहल्ले का हम पर से भरोसा उठ गया। माना कि पापा जी और ध्रुव उस रात उस रास्ते से कूड़ा लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके घर पर कोई चोरी नहीं की है। अरे चुप करो, चोरी तो तुम्हारे बाप और भाई ने ही की है। कोई बात नहीं शेखर, इन सब ने हमारा साथ एक पल में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं आप सबको साबित करके ही दिखाऊंगी कि ये लोग बेगुनाह हैं। और इसके लिए मेरे पास बस 1 हफ्ते का ही समय है। अरे हम भी देखते हैं कि इस 1 हफ्ते में तुम क्या उखाड़ लोगी। अगर इस 1 हफ्ते में तू तेरे ससुराल वालों को निर्दोष साबित करने में असफल रह गई तो तुम लोग इस मोहल्ले में नहीं रहोगे, क्योंकि ये मोहल्ला चोरों का नहीं बल्कि शरीफों का मोहल्ला है। ठीक है मालिनी आंटी, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। अब परागी सबूत ढूंढने के लिए हर वक्त कोई ना कोई कोशिश करती ही रहती है। ऐसे ही एक रात वो खिड़की से पूनम को देखती है। अरे ये क्या? ये तो पूनम काकी है, लेकिन ये इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही है? और ये तो मालिनी आंटी के घर के पीछे की तरफ जा रही है, और वो तो वही एरिया है जहाँ से उनके घर के अंदर जाने का रास्ता है। कहीं उनके घर पर जो चोरी हुई है उसके लिए कहीं पूनम काकी तो दोषी नहीं? इस बात का पता लगाने के लिए परागी घर के बाहर निकल जाती है और वो पूनम को रंगे हाथ मालिनी के घर के पीछे पकड़ लेती है। हे भगवान, अरे डर गई ना मैं। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पर? चोरनी कही के? सच सच बता, तू यहाँ पर चोरी करने आई है ना? पूनम की आवाज सुनकर मालिनी घर के बाहर आती है। रात के 1 बज रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? देखिए मालिनी बहन, मैंने मेरे घर के आंगन में कपड़े सुखाए थे जो हवा के झोंके के कारण आपके घर के पीछे की साइड में आ गए, तो उन्हें ही लेने आई थी मैं यहाँ पर। और तभी मैंने इस चोरनी को देखा। नहीं मालिनी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूनम काकी, बेवजह जो मन में आए वो मत कहिए। मैं अपने ससुराल वालों को निर्दोष करने के पीछे लगी हुई हूँ और मैंने आपको खिड़की से यहाँ आते हुए देखा, इसीलिए मुझे आप पर शक हुआ और इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हो। पर मेरी गलतफहमी हो गई, मुझे माफ करना पूनम काकी। अरे नालायक लड़की, तेरी जुर्रत कैसी हुई मुझ पर शक करने की? तू भी चोर ही होगी। तेरे ससुराल वाले तो वैसे ही चोर हैं। बड़ी आई मुझ पर शक करने वाली। तुम दोनों अपना नाटक बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। और मुझे अब से रात में यहाँ पर ताला लगाना ही चाहिए और यहाँ पर भी एक वॉचमैन रखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो इन चोरों का कोई भरोसा ही नहीं रहा। फिर अगले दिन, परागी बहू, अरे तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? उस मालिनी को तो बस तुम्हें ताने कसने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। मैं तो बस ये देखने गई थी कि आखिर पूनम काकी वहां पर क्या कर रही है।
लेकिन जब मैं वहां पर पहुंच गई तो वो वाकई में उसके उड़े हुए कपड़े ही लेने गई थी। लेकिन फिर भी परागी, मुझे पूनम काकी पर पूरा शक है। अरे उनकी इस मोहल्ले में किसी के साथ भी नहीं बनती और वो उनकी पड़ोसन मालिनी आंटी से बहुत जलती है। और तो और पिछले कुछ दिनों में वो तो कुछ ज्यादा ही पैसे वाली बन चुकी है। आखिर ये सब कैसे हुआ होगा? ऊपर से वो तो अकेली ही कमाती है। हाँ शेखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो पूनम काकी के हाव भाव कुछ समझ ही नहीं आ रहे। लेकिन जो भी हो, मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर चोरी किसने की है। वही दूसरी तरफ, इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर से खाना आता ही होगा। हमारी परागी बहू, वो हमारे लिए खाना जरूर लाएगी। अरे तुम लोग क्या राजा महाराजा हो क्या? ये जेल है, जेल। और यहाँ पर तुम लोगों को जेल का ही रूखा सूखा खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे घर वालों को तुमसे बार बार मिलने नहीं दे सकता। इसलिए जो मिला है उसे चुपचाप खाओ। बढ़िया है घर का खाना खाने वाले। बाप रे, ये रोटी तो एकदम बासी लग रही है पापा। और ये दाल है या पानी? ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और कल से हर रोज तुम्हें जो काम दिया जाएगा उस काम को तुम्हें करना ही होगा। फिर उसके बाद ही तुम्हें यह रोटी नसीब होगी, वरना भूखे पैसे ही सोना होगा। समझे कि नहीं तुम दोनों? इंस्पेक्टर की ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें ना चाहकर भी जेल का ही मिला खाना खाना पड़ता है। फिर अगले दिन जब बरखा और परागी सब्जी खरीदने जाती हैं, तभी क्या बात है मैडम, आप अब भी इसी मोहल्ले में रहती हो? मुझे लगा कि चोरी करने के बाद आप लोगों को मोहल्ले से निकाल दिया होगा। हमने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए बोलने से पहले जरा सोचा करो। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आपके ससुर और देवर जी ने चोरी नहीं की है तो पुलिस लोग क्या बेवकूफ है क्या, जो उन्हें ऐसे जेल में कैद कर रही है? अरे ओ सब्जी वाले, तू अपनी हद में रहकर बात कर। जो काम करने आता है वही कर और निकल। ज्यादा आगे की मत बोल, वरना एक लाफा मारूंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। माफ करना काकी, आप लीजिए ना, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? फिर सब्जी खरीदकर जब वो दोनों वहां से जा रही होती हैं, तभी उनकी नजर मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के घर पर पड़ती है। अरे वो देख परागी, ये मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के घर पर तो रिनोवेशन हो रहा है। लगता है ये लोग एक और माला बढ़ा रहे हैं। जी माँ जी, शायद वो ऊपरी मंजिल किराए पर देने के लिए बना रहे होंगे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन अचानक से इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? अभी कुछ ही दिन पहले ही जब ये दोनों मियाँ बीबी गांव गए थे, तभी इनके घर पर चोरी हुई थी और तभी तुम्हारे ससुर जी ने इन्हें पैसे देकर इनकी मदद की थी। हाँ माँ जी, ये बात तो मुझे भी पता है कि इनके पास कुछ ही दिन पहले पैसों की बहुत समस्या थी। लेकिन फिर ऐसे अचानक से इतना बड़ा रिनोवेशन का खर्चा कैसे उठा रहे हैं ये? इसका मतलब यही है कि यही लोग चोर है। अरे तो इस रवीना को कम मत समझ। इसका पति तो बेचारा और भोला भाला है, लेकिन ये रवीना खन्ना एक नंबर की चापलूस औरत है। ये औरत जब भी मिलती थी तो वो मालिनी की जिंदगी से बड़ी चला करती थी। उसे भी उसके जैसा ही ऐशो आराम चाहिए था। इसीलिए मुझे पूरा शक उस रवीना और उसके पति पर हो रहा है। अरे माँ जी, हम ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका कोई बहुत बड़ा काम बन गया हो और उसी के इन्हें इतने पैसे मिल गए हो। और वैसे भी खन्ना अंकल का तो साइड बिजनेस भी है ना, तो उनके पास पैसे वहां से भी आ सकते हैं। फिर भी परागी, शक के दायरे में ये लोग भी आ चुके हैं। हो ना हो, वो चोर जरूर इसी मोहल्ले का है, वरना बाहर के लोगों में यहाँ पर आकर इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत नहीं है। अब परागी दिन रात बस मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के बारे में ही सोचने लगती है। परागी, तुमने तुम्हारी माँ का फोन क्यों नहीं उठाया? उन्होंने मुझे फिर 2 बार कॉल किया। कहीं तुमने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया?
नहीं शेखर, और कैसे बताऊं मैं? माँ और पापा अकेले रहते हैं, तो मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं देख सकती। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी बताऊंगी मैं। फिर इतना स्ट्रेस नहीं होगा उन्हें, और मैं माँ को बाद में कॉल कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो। ठीक है परागी। वैसे जब मैं ऑफिस से आ रहा था तभी मैंने रवीना आंटी के घर की खिड़की से उन्हें किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना। वो फोन पर कह रही थी कि बहुत ही मेहनत से ये दिन वापस आए हैं, कांड किया हमने, और इल्जाम लगा किसी और पर। ये थे उनके शब्द। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो शेखर? हाँ परागी, तुम्हारी कसम। इसका मतलब माजी का शक सही निकला। जरूर ये चोरी रबीना आंटी और उनके हस्बैंड ने ही की है। अब तो मुझे उन पर एकदम बारीकी से नजर रखनी होगी, जिससे मुझे कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाएगा। अब परागी रवीना पर नजर रखने लगती है। वो दूरबीन लेकर अब उसके घर में देखने लगती है। अब मैं क्या करूं माँ जी? मैं तो अब तक कोई सुराग भी नहीं ढूंढ पाई। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है बेटा। तो सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश कर और उस रवीना को पुलिस के हवाले कर दे। अगर वो औरत फोन पर इतनी सारी बातें कह रही थी तो इसका मतलब यही है कि ये सारी चोरियां उसने ही की है। हाँ माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा चौथा दिन है और अब मेरे पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। और अब इन 3 दिनों में मुझे रवीना आंटी का पर्दाफाश करना ही होगा। फिर अगले दिन जब परागी बाजार से घर लौटती है तभी, अरे ये तो शेखर के जूते हैं। लगता है वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया। ये क्या? ये आवाज तो माची और शेखर की है। फिर थोड़ा अंदर आने पर उसे उन दोनों के बीच में हो रही बातें सुनाई देती है। तेरा बाप और भाई को तो कुछ अकल ही नहीं थी। अरे सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर भी उस रात उन दोनों की लापरवाही के कारण आज हम लोग फंस गए हैं। आप टेंशन मत लो माँ, पापा और ध्रुव जल्द से रिहा हो जाएंगे। ये माँ जी इस तरह से क्यों बोल रही है और इनके कहने का क्या मतलब है? फिर रात में जब शेखर फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है जो कि जान नाम से सेव होता है। हाय बेबी, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। कहाँ पर हो तुम? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? घर जाने के बाद तो तुम अपनी इस सुंदर सी गर्लफ्रेंड को भूल ही जाते हो। अच्छा एनीवेज, मैं ये बोल रही हूँ कि जल्दी से मुझे वो तुम्हारे मोहल्ले की पूनम है ना, उसके घर में पड़ा हुआ वो गोल्डन नेकलेस चोरी करके दे दो। ठीक उसी तरह जैसे तुमने पिछली बार चोरी किया था। किसी को भी नहीं पता कि मोहल्ले में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं वो सब तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने ही की हैं। लेकिन उस दिन जब तुम्हारे पापा और भाई वो शोपीस चुराने गए थे तब उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। चेक कर लेना चाहिए था ना कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। अब देखो फंस गए ना वो दोनों। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, लेकिन वो चोरी याद से कर लेना क्योंकि वो नेकलेस मुझे कल के कल ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि असली चोर तो मेरे ससुराल वाले ही हैं। वो ससुराल वाले जिन्हें मैं निर्दोष साबित करने के पीछे इतनी परेशान हो रही हूँ। नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे परागी, जरा मेरा टॉवेल देना तो। हाँ शेखर, अभी देती हूँ, लेकिन जब भी अपना फोन चेक करेगा तब इस मैसेज को देखकर इसे कहीं शक ना हो जाए। खैर, मुझे नहीं लगता कि इसका इतना दिमाग भी चलेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज रात इसका पीछा करना ही होगा। बस बहुत हो गया, आज तक इन लोगों ने बहुत चोरी कर ली। फिर रात में जब शेखर पूनम के घर पर चोरी करने के लिए जाता है तभी वहां पर इंस्पेक्टर शेखावत उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? हाँ शेखर, और इन्हें मैंने ही बुलाया है ताकि वो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सके। बहुत खूब परागी, तुमने बिल्कुल सही किया। ये सब क्या है परागी, और तुम ये क्या बकवास कर रही हो?
मैं कोई बकवास नहीं कर रही। और तुम्हें क्या लगा, जैसे बाकी लोगों को तुम बेवकूफ बनाते हो वैसे ही मुझे भी बना लोगे? लेकिन मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी। और फिर आज रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वो वॉइस नोट भी सुन लिया था मैंने। क्या? हाँ शेखर, और उस वॉइस नोट को सुनकर मुझे ये साफ समझ आ गया कि असली चोर तो मेरे ससुराल वाले ही हैं। और अब मुझे धीरे धीरे करके सब समझ आ रहा है। एक दिन मालिनी आंटी हमारे घर पर आई थी और तब उन्होंने माँ जी से कहा था कि उनके घर में केवल एक रसोई के पीछे का दरवाजा ही है जो वो लोग लॉक नहीं करते। और देखो, माँ जी ने ये बात तुम सबको बताई और पापा जी और देवर जी चोरी करने के लिए वहां पर पहुंच गए। और आप लोगों पर किसी को शक ना हो इसलिए आपने सबकी मदद करने का नाटक किया। नौकरानी गायत्री को पैसे दिए और मिस्टर एंड मिसेस खन्ना को भी मदद की ताकि सबकी नजरों में आप अच्छे बन सके। नहीं, ये सब झूठ है। तुम अपनी ये मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद करो परागी। और इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये लड़की पागल हो गई है। चुप हो जाओ शेखर, हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है और तुम हो कि अब भी झूठ बोल रहे हो। और नहीं तो क्या, अब तुम्हारा कोई नाटक काम नहीं आने वाला। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो वॉइस नोट भेजा था ना, वो परागी ने अपने फोन में ट्रांसफर कर दिया था और वो मैसेज हम सब ने सुना है। इसीलिए अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। हाँ शेखर, अब तुम और तुम्हारा परिवार कोई बच नहीं पाएगा। ना जाने कितने लोगों से तुमने कितनी सारी कीमती चीजें चुराई होगी। अरे वो सब उन लोगों की मेहनत है। अब की है हमने चोरी, सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे मन में और लालच जाग उठा। और तभी हमने सोचा कि सबका कुछ ना कुछ चुरा कर वो सब हम बेच देंगे और वही पैसे जोड़ कर रखेंगे ताकि आगे जाकर हम अच्छे से रह सके। लेकिन आज इसी लालच के कारण हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस मोहल्ले में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो सब हमने ही की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी शेखर। तुमने मेरे भरोसे और जज्बातों का विश्वासघात किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे और इसकी माँ को भी गिरफ्तार कीजिए और बंद कर दीजिए जेल में। ये लोग उसी लायक हैं। हाँ परागी, और तुमने बहुत ही खूब काम किया है। जो अपने ससुराल वालों को बचाने की जगह पर आज तुमने सच का साथ दिया और इन लोगों का पर्दाफाश किया। इस तरह अंत में शेखर और बरका को गिरफ्तार किया जाता है और पूरा मोहल्ला परागी की खूब तारीफ करता है। फिर उसके बाद परागी मायके जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।